दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल रोज आपके सामने लेके आता हूँ और ये जो आर्टिकल जो होता है वो स्पेशली स्पिरिचुअल आर्टिकल होता है जो मैं रोज आपके सामने लेके आता हूँ। आज का स्पिरिचुअल आर्टिकल है बियॉन्ड द प्राइमल पैशन ऑफ पॉलिटिक्स। बियॉन्ड का मतलब होता है परे जाकर के, द प्राइमल पैशन। प्राइमल का मतलब होता है मौलिक अधिकार, प्रारंभ से ही, प्रमुख, इंपॉर्टेंट, आप कुछ भी कह सकते हो। प्राइमल पैशन यानी जुनून ऑफ पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स यानी राजनीति। तो बियॉन्ड द प्राइमल पैशन, प्राइमल पैशन जो आपका शौक है या आपका पैशन है, जुनून है, उससे दूर जाके पॉलिटिक्स कैसे की जा सकती है, कैसे करेंगे। एक पत्रकार ने ये लिखा है लेख, और बहुत ही फेमस पत्रकार है, उनका नाम है जग सुरैया। अब जग सुरैया की एक झलक देख लीजिए कि वो किस लेवल का आदमी है जिसका आज हम पाठ पढ़ रहे हैं। ये है मिस्टर जग सुरैया। ओल्ड एज के अंदर हैं। अगर आप इनकी प्रशंसा देखिए, जग सुरैया इज ए प्रोमिनेंट इंडियन जर्नलिस्ट। प्रोमिनेंट मतलब विख्यात, ऑथर एंड कॉलमनिस्ट, हमेशा एक कॉलम लिखते हैं। ही इज बेस्ट नोन एज ए सैटायरिस्ट। सैटायर का मतलब होता है व्यंग्य कसने वाला, एंड कॉलमनिस्ट है ये। सुरैया इज ए फॉर्मर एडिटर, एडिटोरियल ओपिनियन एडिटर। ये एक ऐसे एडिटर हैं, एंड एसोसिएट एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया के एसोसिएट एडिटर भी हैं। ही इज दिल्ली बेस्ड एंड स्कूल्ड एट ला मार्टिनियर कोलकाता, वहां से पढ़े हुए हैं। इंटरनेशनली ही हैज रिटन फॉर द न्यूयॉर्क रिव्यू ऑफ बुक्स, ये भी उन्होंने लिखी हुई है। तो आज इतने बड़े लेखक, जर्नलिस्ट का टॉपिक हम पढ़ेंगे और क्या लिखते हैं। बहुत ब्रिलियंट हैं ये, और बहुत टिपिकल लैंग्वेज होती है इनकी। मेरे ख्याल से हिंदू से भी टिपिकल लैंग्वेज है आज इनकी। इसको हम पढ़ेंगे, बियॉन्ड द प्राइमल पैशन ऑफ पॉलिटिक्स। प्राइमल पैशन से भी दूर जाके ऑफ पॉलिटिक्स कैसे होती है, क्या होती है, ये जग सुरैया साहब ने इस टॉपिक में लिखा है। हम इसको पढ़ेंगे। हमारा उद्देश्य है इंग्लिश अखबार पढ़ना। इंग्लिश अखबार को भी हिंदी अखबार की तरह पढ़ लेना, ये हमारा मेन मोटो है, ये हमारा टारगेट है। इसको हम अचीव करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करके ही किया जा सकता है। इसको पढ़ने की 2 ट्रिक्स हैं, वो मैं कई बार बता चुका हूं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब का एग्रीमेंट, दूसरा है प्रत्येक प्रीपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है। ये अगर हम 2 ट्रिक अगर हम समझ जाएं तो फिर इंग्लिश अखबार पढ़ना बहुत बड़ी बात नहीं रहेगी। चलिए आज हम यही शुरू करेंगे। प्रत्येक सेंटेंस के अंदर मैं एक मेन क्लोज को पकड़ूंगा जिसके अंदर सेंटेंस की पूरी इंफॉर्मेशन छुपी हुई होती है, और मेन सब्जेक्ट और मेन वर्ब को हम पकड़ करके आगे चलेंगे और फट से हमारे सेंटेंस समझ में आ जाएगा। क्योंकि बाकी तो विवरण होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, उसके बारे में मॉडिफायर्स होते हैं और एडजेक्टिव्स होते हैं, लेकिन सब्जेक्ट प्लस वर्ब एक एक सेंटेंस में एक एक सब्जेक्ट प्लस वर्ब मेन होता है। चलिए मैंने इसको कॉपी पेस्ट कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में समझने के लिए, और आज मैं आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब दोनों बताऊंगा कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट क्या है, मेन वर्ब क्या है। चलिए हेडिंग, सबसे पहले हम हेडिंग लेते हैं, बियॉन्ड द प्राइमल पैशन। प्राइमल पैशन से बियॉन्ड, बियॉन्ड एक प्रीपोजिशन है यानी परे,
और उसके बागे प्राइमल पैशन एक नाउन है, तो ये इसको हम कह सकते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेज ऑफ पॉलिटिक्स, ये भी एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। अब अगर इसमें देखेंगे तो कोई सेंटेंस में कोई वर्ब नहीं है और ना ही कोई सब्जेक्ट है, तो दोस्तों ये एक हेडिंग तो है, लेकिन ये हेडिंग बिना उसका है, बिना सब्जेक्ट और बिना वर्ब का, तो इसको एक फ्रेज कहेंगे अपन। ठीक है, चलिए, तो ये हेडिंग हो गया है। लिखने वाले हैं मिस्टर जग सुरैया, जिनका मैं इंट्रोडक्शन दे चुका हूं आपको। अब यहां से हम शुरू करते हैं। देखिए, मैं आज सब्जेक्ट प्लस वर्ब दोनों बताऊंगा, लेकिन मेन सब्जेक्ट और मेन वर्ब। सब्जेक्ट को मैं येलो कलर से करूंगा और वर्ब को मैं रेड कलर से इंकिंग कर देंगे, तो पहचानने में आसान रहेगी। प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर मेन सब्जेक्ट और मेन वर्ब को हम पहचानेंगे। चलिए, फर्स्ट पैराग्राफ का फर्स्ट सेंटेंस, एज द काउंटडाउन बिगिंस। काउंटडाउन का मतलब एंड, जब एंड होना शुरू होता है ना, काउंटडाउन बिगिंस, बिगिंस इसकी वर्ब हो गई, और एज द काउंटडाउन, अब ये काउंट डाउन अगर इसका सब्जेक्ट हो गया, काउंट डाउन बिगिंस शुरू होता है टुवर्ड्स द फाइनल शो डाउन। टुवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, द फाइनल शो डाउन, शो डाउन यानी जो शो होता है पर्दे पर, वो फाइनल शो डाउन की तरफ। मैं यहां रुक जाऊंगा, थोड़ा सा कोमा नहीं है फिर भी, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, ये एक क्लोज है जिसके अंदर एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है। लेकिन ये किस तरह का क्लोज है? ये टुवर्ड्स वाला क्लोज है, यानी डायरेक्शन बताने वाला। तो जो डायरेक्शन बताने वाला जो क्लोज होता है वो एडवर्बियल क्लोज कहलाता है। तो ये सेंटेंस के स्टार्ट में आ गया है, यानी कि हमको सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है ये क्लोज। यहां से यहां तक टुवर्ड्स वाला डायरेक्शन बताता है, जिसका सब्जेक्ट और वर्ब मैंने आपको बता दिया। टुवर्ड्स द फाइनल शो डाउन, फाइनल शो डाउन यानी जब कोई पर्दे पे शो चलता है तो वो एंड की तरफ। विच विल डिटरमाइन, अब ये जो विच सब्जेक्ट है, ये इसका मतलब होता है कि ये एक डिपेंडेंट क्लोज है। विच विल डिटरमाइन, वो डिटरमाइन होगा, डिटरमाइन का मतलब होता है पक्का होगा। हु बिकम्स द 47th ऑक्यूपेंट, कौन बनता है द 47th ऑक्यूपेंट। ऑक्यूपाई का मतलब होता है कब्जा कर लेना। तो 47वां ऑक्यूपेंट, ऑक्यूपेंट का मैं आप बता दूं कि ये अमेरिका की कहानी है, अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव की कहानी है। तो इस सेंटेंस में ये बताया जा रहा है कि 47th प्रेसिडेंट अमेरिका का कौन होगा, लेकिन ये घुमा फिरा के बता रहा है। विच विल डिटरमाइन, पक्का दृढ़ निश्चय, डिटरमाइन का मतलब होता है हु बिकम्स, कौन बनता है द 47th ऑक्यूपेंट। ऑक्यूपेंट एक एडजेक्टिव है, लेकिन अगर इसमें देखेंगे तो इस क्लॉज के अंदर हु बिकम्स, बिकम्स तो एक होगी वर्ब, और हु ये एक रिलेटिव नाउन प्रोनाउन कहलाता है, ये होगा इसका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। हु अकेला है इसलिए बिकम भी अकेली है। काउंट डाउन सिंगुलर है इसलिए बिगिंस भी सिंगुलर है। जब किसी वर्ब के आगे एस या एस लग जाता है तो वो सिंगुलर होते हैं। द 47th ऑक्यूपेंट, 47वां राष्ट्रपति कौन होगा ऑफ द व्हाइट हाउस। ऑफ एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन आया हुआ है, इसलिए ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है।
तो व्हाइट हाउस का मतलब होता है अमेरिका के अंदर ही व्हाइट हाउस है एक ही, तो उसका प्रेसिडेंट कौन होगा ये कहानी है। यहां कॉमा लगे, सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है। द होल वर्ल्ड वॉचेस, अब यहां से एक नेक्स्ट क्लोज शुरू हो जाता है, द होल वर्ल्ड। अब जो होल वर्ल्ड है ये तो हो गया इसका सब्जेक्ट, वॉचेज होगी इसकी वर्ब, क्योंकि ईएस लगा हुआ है इसलिए। अब होल वर्ल्ड संसार एक है इसलिए इसकी वर्ब भी सिंगुलर है। विद शोक एंड एव, शोक का मतलब होता है झटका एंड एव का मतलब होता है डर। लोग वॉच कर रहे हैं झटके के साथ। टू बोरो ए फ्रेज, बोरो का मतलब उधार लेना के लिए, टू प्लस V1 का मतलब होता है के लिए, पर्पज इसका क्या है, टू बोरो उधार लेने के लिए। क्या उधार लेने के लिए, ए फ्रेज फ्रॉम ए डिफरेंट बैटलफील्ड। ए फ्रेज, फ्रेज का मतलब होता है एक पैराग्राफ या एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स, कुछ शब्द लेने के लिए। फ्रॉम ए डिफरेंट बैटलफील्ड, बैटलफील्ड यानी दो कंट्रियों के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसको कहते हैं बैटलफील्ड। अब इसके अंदर देखेंगे टू बोरो, ये एक इंफिनिटिव वर्ब है। ए फ्रेज फ्रॉम ए डिफरेंट बैटलफील्ड एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, तो ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी इसकी, फ्रेज इंफॉर्मेशन कह सकते हो। इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, अभी भी सेंटेंस पूरा नहीं हुआ। एज दी बिड, बिड का मतलब होता है निविदा, जो टेंडर होता है उसको बिड कहते हैं। टू बिकम, बनने के लिए, द मोस्ट पावरफुल इंडिविजुअल, बहुत तगड़ा ताकतवर इंडिविजुअल यानी अकेला बनने के लिए, ऑन अर्थ पूरी अर्थ के ऊपर, डीजेनरेट्स, यही इसकी वर्ब है डीजेनरेट्स, और ये सिंगुलर वर्ब है। इनटू ए स्लैंगिंग मैच, स्लैंगिंग का मतलब होता है गड़बड़ वाला मैच, उसमें कौन डी जनरेट करता है। अब इसमें वर्ब मेन सब्जेक्ट देखेंगे कौन है। टू बोरो ए फ्रेज, टू बोरो ए फ्रेज फ्रॉम ए डिफरेंट बैटलफील्ड एज द बिड। अब यहां बिड टू बिकम, अब ये जो एज ए बिड, बिड का मतलब होता है एक निविदा सूचना, एक एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, उसको बिड कहते हैं। टू बिकम, टू बिकम बनने के लिए, द मोस्ट पावरफुल इंडिविजुअल, तो ये एक बिड ही होगा। एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट क्या होता है, ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर, डी जनरेट्स इनटू ए स्लैंगिंग मैच, तो इसमें बिड इज द सब्जेक्ट। टू बिकम द मोस्ट पावरफुल इंडिविजुअल ऑन अर्थ, पृथ्वी पर, डी जनरेट्स यानी वो पैदा करता है, इनटू ए स्लैगिंग मैच। स्लैगिंग यानी खिचड़ी पकना, स्लैगिंग यानी गड़बड़ी भी होता है। अनपैरेलल्ड, अनपैरेलल्ड का मतलब स्पेशल, जो सबके बराबर नहीं है। इन दी एनल्स, एनल्स यानी वार्षिक, अंत में, साल के अंत में, ऑफ इलेक्शनरिंग, इलेक्शन रिंग, इलेक्शन यानी तो वोट पड़ना होता है, और आईएनजी लग गया यानी इलेक्शन रिंग की एक्टिविटी को इलेक्शन रिंग कहता है। इन यूएस, यूएस के अंदर, और एल्सवेयर, और कहीं पर भी। तो ये वाला जो लास्ट का क्लॉज है अनपैरेलल्ड का मतलब होता है विशेष। इन दी एनल्स, साल के एंड में, ऑफ इलेक्शन रिंग इन दी यूएस, अब इस साल के एंड में यूएस का इलेक्शन होने वाला है, और अल्सवेयर, और कहीं और भी होने वाला है। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो ये क्लोज शुरू होता है यहां से। अनपैरेलल्ड एक एडजेक्टिव है, इन दी एनल्स एक इन प्रीपोजिशन और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑफ इलेक्शन रिंग एक प्रीपोजिशनल फ्रेज हो गया, इन यूएस एक प्रीपोजिशनल फ्रेज, और एल्सवेयर या कहीं और। अगर हम देखेंगे तो इसके अंदर कोई सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं है, इसका मतलब ये सिर्फ फ्रेज है, और यहां पर सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। तो
इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब है, डिफरेंट क्लॉजेज हैं और फ्रेज हैं जो सेंटेंस को डिस्क्राइब करते हैं, सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं, उसके लिए दूसरे फ्रेजेज लिखे जाते हैं। नेक्स्ट पैरा लेते हैं, एक छोटा पैरा है ये, पावर कम्स आउट। अब यहां पर पावर एक सब्जेक्ट बन गया है, तो इसको मैंने येलो कर दिया। कम्स आउट एक वर्ब है, और वर्ब भी कौन सी वर्ब है? फ्रेजल वर्ब है दोस्तों ये, क्योंकि आउट प्रीपोजिशन है, कम इसकी वर्ब है। कम्स आउट, पावर कम्स आउट, कम्स आउट का मतलब होता है रिजल्ट आना। पावर आती है ऑफ द बैरल, बैरल यानी बंदूक, ऑफ ए गन, बंदूक के बैरल से, पाइप से, बैरल यानी पाइप ही होता है। सैड माओ, अब यहां पर देखेंगे तो एक सैड एक वर्ब है और माओ इसका सब्जेक्ट है। अब देखो छोटा सा एक वाक्य है ये, इसको सेंटेंस नहीं कहेंगे, दिस इज कॉल्ड ए क्लॉज। क्लॉज उसको कहते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट होता है एक वर्ब होता है। तो यहाँ माओ सब्जेक्ट है और सैड इसकी वर्ब है, एक छोटा सा क्लॉज है और यही मेन क्लॉज है। ये जो पावर कम्स आउट ऑफ द बैरल ऑफ ए गन, ये है डिपेंडेंट क्लॉज, इसका अर्थ ही नहीं निकलता। अगर देखेंगे तो आप इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, सैड मेओ का मीनिंग निकलता है। तो इसमें मेन सब्जेक्ट इसमें सैड मेओ हो गया। तो ये एक सेंटेंस पूरा हो गया। इन टूडेज यूएस, आज के यूएस यानी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, पावर सीम्स, अब एक दूसरा क्लोज शुरू होता है, पावर, पावर सीम्स यानी लगती है, दिखती तो नहीं कह सकते इसको, सीम यानी ऐसा महसूस होता है। पावर इसकी सब्जेक्ट हो गया। पावर सीम्स दिखती है, टू कम आती, टू कम फ्रॉम ए बैरेज ऑफ बम्बास्ट, बॉम्बास्ट, जो पावर वो आती हुई दिखती है फ्रॉम बी बैरेज, बैरेज का मतलब होता है पानी का बहुत बड़ा बांध बन जाता है, उसको बैरेज कहते हैं। धक्के से आएगी ओ बॉम्बास्ट, बॉम्बास्ट यानी धमाका करते हुए। द मोर बिलो द बेल्ट, और भी ज्यादा, मोर का मतलब होता है और भी ज्यादा, बिलो द बेल्ट, बेल्ट यूनिफॉर्म को बोला जाता है, सेना को बोला जाता है। दी बेटर, जो सेना होगी जिसकी बेटर वो ही जीतेगा, इसका मीनिंग भी यही है। दी पावर सीम्स, पावर लगता है पावर उसी के पास होगी जिसकी सेना मजबूत होगी। इस सेंटेंस का मतलब यही है। तो आप देखेंगे तीन इसमें सब्जेक्ट हैं, तीन इनकी वर्ब अलग अलग है। यहां ये कम्स है, ये सीम्स है, ये प्रेजेंट टेंस में है, और यहां पर जो मेओ, माओ सेड, माओ ने कह दिया, ये पास्ट टेंस में है। ये एक देखने की बात है। बाकी हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब पकड़ेंगे। पॉलिटिक्स इज अबाउट द परस्यूट ऑफ पावर, पॉलिटिक्स इज अबाउट द, अब यहां पर इज तो एक वर्ब है ही, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स एक सब्जेक्ट है, तो इसको मैं येलो कर देता हूं। पॉलिटिक्स इज है अबाउट द परस्यूट ऑफ पावर, जो पॉलिटिक्स है पावर के पीछे है, परस्यूट का मतलब था पीछे। वार बाय वर्टिकल मीन्स, वार यानी युद्ध, बाय वर्बल मीन्स, इसका अगर वर्बल में मीनिंग निकाला जाए तो वार से ही रिलेशन है ये पॉलिटिक्स। वर्बल मीन्स यानी मुंह से कहें तो वो एक्चुअली पॉलिटिक्स इज अबाउट द परस्यूट ऑफ पावर। वार और वार लड़ाई है बाय वर्बल मीन्स, और वर्बल यानी मुंह से बकने की लड़ाई है। यहां सेंटेंस कंप्लीट हो गया। वाइल कमला हैरिस, जो कि नई प्रेसिडेंट के लिए खड़ी हो रही है अमेरिका से, कमला हैरिस herself has largely displayed,
अब यहां पर देखेंगे तो डिस्प्लेड का मतलब उसने शो कर दिया या दिखा दिया या खोल के रख दिया, लार्जली बड़े तरीके से डिस्प्लेड वर्ब है, वर्ब के साथ एक एडवर्ब लगी हुई है। हैज इसका पास्ट टेंस फॉर्म है क्योंकि हैज प्लस V3 यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और वाइल का मतलब जबकि, कमला हैरिस इसका नाउन है और ये इसकी वर्ब है। उसने डिस्प्लेड कर दी है डिग्निफाइड रिस्ट्रेंट। डिग्निफाइड को बोलते हैं बहुत महत्वपूर्ण, और रिस्ट्रेंट का मतलब होता है कंट्रोल में करना इन हर रेटोरिक। अब रेटोरिक किसको कहते हैं? भाषण को रेटोरिक कहते हैं हमेशा। मैं अब इसको कलर कोई नहीं दे सकता क्योंकि ये एक नाउन है। अपने भाषण ने उसने रिस्ट्रेंट का मतलब होता है कंट्रोल कर दिया। हर सपोर्टर्स, जो उसके सपोर्टर्स हैं, हैव मैच्ड। अब देखो आप यहाँ हैव मैच्ड इसकी वर्ब हो गई है और सपोर्टर्स इसका सब्जेक्ट है। उसके जो सपोर्टर्स ने हैव मैच्ड, उन्होंने मैच कर दिया। किस चीज को मैच कर दिया? ये ऑब्जेक्ट में बताया गया है। डोनाल्ड एंड हिज ट्रम्पेटर्स। डोनाल्ड और उसको ट्रम्पेटर का मतलब होता है उसको जिताने वाले। डोनाल्ड ट्रम्पेट उसका नाम भी है। तो ये उन्होंने मैच कर दिया है उसके सपोर्टर्स ने। इनवेक्टिव का मतलब होता है गाली गलौज, एक गंदे शब्द बोलना। इनवेक्टिव फॉर अनब्रिडल्ड इनवेक्टिव। जो अनब्रिडल का मतलब होता है लगाम लगाना, और अनब्रिडल्ड का मतलब बेलगाम। जो उसके इनवेक्टिव हैं, गाली बकने वाले जो लोग हैं, उनको इनवेक्टिव ही जवाब दे करके उसने कंट्रोल कर लिया है। इनवेक्टिव फॉर अनब्रिडल्ड इनवेक्टिव, इसका मीनिंग यही निकलेगा। एक क्लॉज है, सॉरी क्लॉज नहीं कह सकते, इस फ्रेज है ये। इनवेक्टिव का मतलब होता है गंदे शब्द। इन दी लेक्सिकॉन, लेक्सिकॉन होता है डिक्शनरी को कहते हैं। डिक्शनरी के अंदर ऑफ द स्टॉक मार्केट में द ट्रम का मतलब एक बात या कहावत या एक समय पाबंद भी ट्रम होता है। उस बात के अंदर एनिमल स्पिरिट्स, जानवरों जैसी स्पिरिट, रेफर्स टू द इंटरनेशनल इंपल्सेज यानी धड़कन। वो रेफर्स करती है इरेशनल, इलॉजिकल को इरेशनल कहते हैं, लॉजिक नहीं होता उनके अंदर, ऐसी धड़कनें। बेस्ड ऑन द प्राइमल रिएक्शंस, बेस्ड जो होते हैं मौलिक अधिकारों के ऊपर। ऑफ ग्रीड एंड फियर, ग्रीड यानी घमंड, फियर यानी डर। विच इंस्टिगेट यानी उकसाना होता है, जो कि उकसाता है दी बुल यानी बैल को। रन्स एंड बियर, भागता है, एंड बियर रूट्स ऑन बोर्सेज। यहां पर अगर मैं देखूंगा, बोर्सेज का मतलब होता है मुद्रा। अब अगर हम लोग इसमें सेंटेंस के अंदर वर्ब देखें, इन द लेक्सिकॉन ऑफ द स्टॉक मार्केट, इसमें कोई वर्ब नहीं है। द ट्रम ही सब्जेक्ट है इसका। द ट्रम एनिमल, कौन सा ट्रम? जो एनिमल स्पिरिट वाला ट्रम। रेफर्स इज द वर्ब, वो रेफर करता है टू द इरेशनल इंपल्सेज। इरेशनल मतलब बिना लॉजिक वाली। बेस्ड ऑन द प्राइमल रिएक्शंस, प्राइमल यानी मौलिक अधिकारों के ऊपर, ऑफ ग्रीड एंड फियर, इसमें भी कोई सब्जेक्ट वर्ब नहीं है। विच इंस्टिगेट, अब यहां पर विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं, रिलेटिव प्रोनाउन। और इंस्टिगेट का मतलब होता है उकसाना, ये वर्ब है। द बुल यानी बैल को, रन्स एंड द बियर रूट्स का मतलब होता है जानवरों की तरह। जैसे बुल तो दौड़ता है और बियर यानी
पराजय होता है। ऑन ऑन बोर्सेज यानी मुद्राओं में। तो अब इनमें मेन सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब मैंने बता दिया। मीनिंग ये इसके एडिशनल सपोर्टर्स हैं, ये इनको मॉडिफायर्स भी कहते हैं, सपोर्टर्स भी कहते हैं, इनको फ्रेज भी कहते हैं, इनको क्लॉज भी कहते हैं। ये सेंटेंस की हेल्प करते हैं। सिमिलर इमोशंस, अब ये इमोशंस प्लूरल है, यही इसका नाउन है। सिमिलर एक जैसे इमोशंस कम आते हैं, कम ये वर्ब आते हैं टू दी फोर का मतलब आगे, फोर हेड होता है ना, तो उसको आगे का बोलते हैं, आगे आते हैं, इमोशंस आगे आते हैं। व्हेन द पावर प्लेज, व्हेन का मतलब कब, ये एक एडवर्बियल फ्रेज हो गया। व्हेन जब पावर प्ले, पावर का मतलब ताकत, ये एक सब्जेक्ट हो गया, और प्ले ताकत अपना रोल दिखाती है। ऑफ पॉलिटिक्स टेक्स सेंटर स्टेज इन पब्लिक लाइफ। यहां सेंटेंस कंप्लीट हो गया। जब पावर अपना रोब दिखाती है, पॉलिटिक्स टेक्स सेंटर स्टेज, तो पॉलिटिक्स आ जाती है बीच में इन पब्लिक लाइफ के अंदर। द क्वेस्ट का मतलब होता है कोई चीज की खोज करना, तो ये सब्जेक्ट हो गया। द क्वेस्ट फॉर डोमिनेंस यानी आगे बढ़ना, लीड लेके चलना, ऑफ वन कैंडिडेट ओवर अनदर, एक के बाद एक के ऊपर एक आगे बढ़ना। वन पार्टी, यहां से कोमा लग गई, इसका मतलब इसमें एक कोई वर्ब होनी चाहिए। द क्वेस्ट फॉर डोमिनेंस ऑफ वन कैंडिडेट ओवर अनदर, इसमें कोई वर्ब नहीं है दोस्तों, तो इसका मतलब ये एक फ्रेज है। इसमें इस क्वेस्ट को भी हम सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे क्योंकि वर्ब ही नहीं है। वर्ब नहीं है तो हम इसको सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है। द क्वेस्ट फॉर डोमिनेंस ये एक फ्रेज है। वन पार्टी ओवर अनदर, एक पार्टी दूसरे के ऊपर। इलिसिट्स का मतलब होता है, ये एक वर्ब है। अब वन पार्टी ओवर अनदर, अब ये एक पार्टी होती है दूसरी के ऊपर, इसको पूरे को हम एक सब्जेक्ट कह सकते हैं। ये एक सब्जेक्ट है, वन पार्टी ओवर अनदर। इलिसिट का मतलब होता है अव्यक्त विश्वास। रेस्पॉन्स देती है फ्रॉम व्हाट न्यूरोसाइंस आइडेंटिफाइज, ये विश्वास दिलाती है कि क्या न्यूरोसाइंस यानी आदमी का जो तंत्र होता है, आइडेंटिफाई करता है एज ए लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक मतलब लिम्ब होते हैं हमारे बॉडी के अवयव, हाथ और पांव हमारे लिम्ब है, तो लिम्बिक लिखने के बाद में ये एक एडजेक्टिव बन जाता है। लिम्बिक सिस्टम के ऊपर हम लोग विश्वास करते हैं, रेस्पॉन्स देते हैं ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, ऑफ द ह्यूमन आदमी के ब्रेन को। आगे देखेंगे कंपेराइजिंग दी एमिगडाला, कंपेराइजिंग करते हुए, एमिगडाला किसी चीज का नाम है। दी हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस को अंदर दरियाई घोड़ा जो समुद्र में रहता है। कंपेराइजिंग यानी ऐसा कंपेरिजन करते हुए, दी एमिगडाला दी हिप्पोकैम्पस, हिप्पो जो दरियाई घोड़े की तरह, एंड दी थालामस, ये भी कोई बहुत बड़ा जानवर होता होगा, इनकी तरह। विच गवर्न, अब यहां पर देखो भाई साहब, विच एक सब्जेक्ट है और गवर्न एक वर्ब है। गवर्न का मतलब कंट्रोल करना, आवर इमोशनल एंड इंस्टिंक्टिव रेस्पॉन्सेज। तो ये विच जो कंट्रोल करता है आवर इमोशनल एंड इंस्टिंक्टिव रेस्पॉन्सेज यानी जवाब। अब आप देखोगे तो यहां पर ये जो दोनों चीज है, इमोशनल एंड इंस्टिंक्टिव, ये दोनों एडजेक्टिव हैं और एंड से जुड़े हुए हैं।
तो इधर भी नल है, इधर भी टीवी है, ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है। रेस्पॉन्सेज के बारे में बताया गया है। फेवरिंग, फेवर करते हुए आईएनजी लगा है इसलिए। दोज, दोज कौन से, विच आर, यहां पर ये विच इज एक नाउन है, ये रिप्लेसमेंट है नाउन का। एंड प्रायोरिटाइज्ड, आर प्रायोरिटाइज्ड, ये तो ये प्रायोरिटाइज्ड इज ए वर्ब, और आर लग के V3 बना है, इसका मतलब ये पैसिव सेंटेंस हो गया फॉर सर्वाइवल। तो फेवरिंग दोज, उनका फेवर लेना पड़ता है जिंदा रहने के लिए, इंक्लूडिंग द फाइट और फ्लाइट, चाहे फाइट हो चाहे फ्लाइट हो। साइकोलॉजिकली स्टिमुल्स, साइकोलॉजिकली यानी दिमाग से, स्टिमुल का मतलब होता है उत्साह है, एक्टिविटेट। तो यहां पर अगर हम देखेंगे स्टिमुलस एक्टिविटेट, तो एक्टिविटेट तो एक वर्ब है और प्रायोरिटाइज्ड भी एक वर्ब है, तो ये दो तो वर्ब हो गई। इसका सब्जेक्ट मैं भी ढूंढ देता हूं। फेवरिंग दोज, दोज, दोज यानी विच, दोज विच एक सब्जेक्ट है, वो जो, दोज ही इसका सब्जेक्ट होगा। दोज वो लोग, विच आर प्रायोरिटीज, प्रायोरिटी जो देते हैं फॉर सर्वाइवल, इंक्लूडिंग फाइट एंड फ्लाइट। साइकोलॉजिकली स्टिमुल्स, स्टिमुल का मतलब विकसित, सुलगाना, और स्टिमुल्स एक्टिविटेड व्हेन, कब, व्हेन फेस्ड विद ए रियल और इमेजिन्ड फिजिकल और साइकोलॉजिकल थ्रेट। ओहो, ये थ्रेट इसका ऑब्जेक्ट है, सॉरी, तो इसका सब्जेक्ट तो हो जी होगा, इसकी दो वर्ब हो जाएंगी। यहां सेंटेंस पूरा हो गया। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम देखते हैं इस सेंटेंस में क्या क्या सब्जेक्ट और वर्ब है। साइंटिस्ट से, साइंटिस्ट तो बहुत सारे लोग हैं, तो ये साइंटिस्ट ही इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। सच एज कार्ल सागन हैव फॉर्मुलेटेड, अब ये हैव फॉर्मुलेटेड तो इसकी वर्ब हो गई, पक्की बात है। और साइंटिस्ट्स कहो चाहे उनको एज कार्लगॉन की तरह, लेकिन हम सब्जेक्ट लेंगे साइंटिस्ट्स लोगों को ही लेंगे। जो साइंटिस्ट्स हैं, है फॉर्मुलेटेड, उन्होंने एक फॉर्मूला बना दिया है, एन इवोल्यूशनरी थ्योरी। इवोल्यूशन का मतलब होता है विकसित थ्योरी ऑफ द ट्विन ब्रेन, उसका नाम ही उन्होंने दे दिया है ट्विन ब्रेन। इतना दिमाग को विकसित कर दिया, विच कंसिस्ट्स, जो अब यहां पर देखेंगे तो विच एक इसका सब्जेक्ट हो गया और कंसिस्ट इसका वर्ब होगी। जो कंसिस्ट बना हुआ है ऑफ द सो कॉल्ड आर कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मतलब टिपिकल, विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमल इंस्टिंक्ट्स, जो कि इज इसकी वर्ब है और विच इसका सब्जेक्ट है। विच इज जिम्मेदार है फॉर प्राइमल इंस्टिंक्ट्स, कौन, ये साइंटिस्ट लोग। द लिम्बिक सिस्टम विच इज इन चार्ज, तो ये लिम्बिक सिस्टम जो है ये तो हो गया इसका सब्जेक्ट। लिम्बिक सिस्टम यानी साथ लगने वाले लोग, विच इज इंचार्ज, जो इंचार्ज हैं ऑफ इमोशंस। लिम्बिक सिस्टम इज इसकी वर्ब होगी, इज इंचार्ज ऑफ इमोशंस, वो इमोशंस की इंचार्ज है। एंड दी
नियोकॉर्टेक्स। अब नियोकॉर्टेक्स किसी का नाम है तो ये पक्की बात है, ये सब्जेक्ट हो गया। विच इज द सोर्स ऑफ रेशनल थॉट्स, इज द सोर्स, तो यहां पर इज ही इसकी वर्ब होगी। एंड बिहेवियर, ये दोनों एडजेक्टिव हैं, रेशनल एंड बिहेवियर एडजेक्टिव हैं, इज इसकी वर्ब होगी। तो इस तरह से हम सब्जेक्ट प्लस वर्ब पकड़ते चल रहे हैं और इसका मीनिंग भी निकाल लेंगे। इन फ्रेडियन टर्म्स, टर्म्स का मतलब होता है उसकी बात, कहावत या उसकी समय अवधि, उसको टर्म्स कहते हैं। फ्रेडियंस के टर्म्स के कहे अनुसार द ट्विन ब्रेन, ट्विन का मतलब होता है चालाक, तेज, ब्रेन इज डिफाइंड। अब यहाँ ब्रेन एक सब्जेक्ट हो गया है और इज डिफाइंड इसकी वर्ब है, इज हेल्पिंग वर्ब है एंड डिफाइंड इसकी मेन वर्ब है। तो ब्रेन को डिफाइन किया गया एज द आईडी, उसको आईडी बना दिया, द ईगो एंड द सुपर ईगो। और यही ब्रेन जो डिफाइंड ब्रेन है, आईडी है, यही ईगो और सुपर ईगो है, दो नाम दे दिए। विच टुगेदर चार्ट द ज्योग्राफी ऑफ द ह्यूमन साइक, साइकी बोला जाता है इसको, ह्यूमन साइकी। विच मतलब जो, टुगेदर चार्ट, तो यहां देखेंगे तो दोस्तों चार्ट इसकी वर्ब है और विच इसका सब्जेक्ट है। द ज्योग्राफी ऑफ द ह्यूमन साइकी, साइकी बोलते हैं दिमाग की हरकत को साइकी कहते हैं। यहां पर फ्रूड सा यानी देखा, तो देखा तो एक वर्ब होगी ना फिर ये, फ्रूड ने देखा, फ्रूड इसका एक कोई साइंटिस्ट है। द आईडी एज द अनकॉन्शियस की जो आईडी है, द अनकॉन्शियस एंड डीप रूटेड एमलगम, ये है जो एमलगम का मतलब होता है डाउटफुल के अंदर घुसी हुई है। जो कॉन्शियस है ये डाउटफुल में घुसी, ऑफ ऑल अनकंट्रोल्ड डिजायर्स, किस में घुसी है, सारी अनकंट्रोल्ड डिजायर्स में घुसी हुई है। आर ऑफ ऑल अनकंट्रोल्ड डिजायर्स, डीप रूटेड इज द वर्ब। द आईडी इसका सब्जेक्ट हो जाएगा और आईडी एज द अनकॉन्शियस एडजेक्टिव है एंड डीप रूटेड यानी बहुत गहरी जड़ें डाल रखी इसने, ये इसकी वर्ब है। एंड ऑल अनकंट्रोल्ड डिजायर्स, जो उनकी अनकंट्रोल्ड इच्छाएं हैं वो पूरी होती नहीं है तो युद्ध चलता ही रहता है। द सुपर ईगो एज द कॉन्शियस, जो सुपर ईगो है जो एज द कॉन्शियस यानी चेतना, द मोरल एंड प्रेस्क्रिप्टिव ऑथोरिटी, द सुपर ईगो एंड द कॉन्शियस, सुपर ईगो और कॉन्शियस, द मोरल एंड प्रेस्क्रिप्टिव, प्रेस्क्राइब होता है जैसे कोई डॉक्टर चिट्ठी लिखता है ना हमारे को प्रेस्क्रिप्शन, उसको प्रेस्क्रिप्टिव बोलते हैं, बाकायदा लिखा हुआ ऑथोरिटी। लाइक ए स्कूल मास्टर की तरह, विच इज एडवर्सरियल, एडवर्स का मतलब होता है उल्टा, अपोजिट को एडवर्स कहते हैं हमेशा। टू द आईडी, उसका उल्टा ही परिणाम होता है। मैं यहां से यहां तक एक सेंटेंस पूरा हो गया लेकिन हमने सब्जेक्ट वर्ब नहीं पकड़ी। द सुपर ईगो एज द कॉन्शियस, इसमें तो नाम ही नाम है, तो सुपर ईगो तो एक सब्जेक्ट हो गया ये। द मोरल एंड द प्रेस्क्रिप्टिव ऑथोरिटी, ये अभी नाम ही नाम है। लाइक करता है, लाइक स्कूल मास्टर, ये भी कुछ नहीं है भाई। विच इज एडवर्सियल, इज इसकी वर्ब मिली मुझे, सुपर ईगो इज इसकी वर्ब है। एडवर्सरियल टू द आईडी, उस आईडी क्या, एडवर्स का मतलब उल्टा इफेक्ट होता है। द मेडिटेटर मतलब मेडिटेशन करने वाला,
तो द मेडिटेटर ही इसका वर्ब सब्जेक्ट हो गया। इज इसकी वर्ब हो गई। मेडिटेटर इज द ईगो, तो इसके अंदर जो कंसंट्रेट हो रहा है ना वो ईगो, मेडिटेटर कंसंट्रेट होने वाले को कहते हैं, वो ईगो है। विच सीक्स यानी वर्ब तलाश करता है, और विच उसकी रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। ये जो तलाश करता है, टू फाइंड ए वाइबल बैलेंस, क्या खोजने के, फाइंड यानी खोजना, ए वाइबल बैलेंस जिंदा रहने के लिए, बिटवीन दी टू, इन दो परिस्थितियों में जिंदा रहने के लिए जुगाड़ ढूंढ रही है पब्लिक। अकॉर्डिंग टू सम कमेंटेटर्स, अब ये अकॉर्डिंग का मतलब उन लोगों के मुताबिक, कुछ कमेंटेटर्स के मुताबिक वो लोग कहते हैं फ्रूड में हैव, अब फ्रूड रख सकता है, में हैव। अब यहां पर देखेंगे तो फ्रूड इज नाउन सब्जेक्ट, में हैव रख सकता है इज ए वर्ब, ये रख सकता है कॉन्शियसली और अदरवाइज। कॉन्शियसली और अदरवाइज दोनों ही एक, ये इनको हम कंजक्शन तो नहीं कह सकते, ये प्रीपोजिशन कह सकते हो इनको। और ये बोरोड का मतलब होता है उधार लेना, ये इसकी वर्ब है। मे हैव बोरोड, इज मैकेनिस्टिक का मतलब होता है मशीन की तरह। फॉर्मुलेशन फ्रॉम द वैदिक कंसेप्ट ऑफ सत्य चित्त आनंद, तो यहां पर ये कह रहा है अकॉर्डिंग टू कमेंटेटर्स के मुताबिक फ्रॉड में हैव कॉन्शियसली और अदरवाइज बोरोड उधार लेता है, हिज मैकेनिस्टिक उसकी मशीनें उधार में लेता है, फॉर्मुलेशन फ्रॉम द वैदिक कंसेप्ट ऑफ सत्य चित्त आनंद, वैदिक कंसेप्ट की तरह। सत्य इज द चॉइस मेकिंग एजेंसी, सत्य क्या है, अब देखो यहां पर सत्य एक सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है। सत्य इज द चॉइस मेकिंग एजेंसी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फ्रेडियन ईगो, उसके ईगो के मुताबिक, कॉरेस्पॉन्डिंग उसको देखते हुए, कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फ्रेडियन ईगो को देखते हुए, नेगोशिएटिंग, इज यहां पर वर्ब है हेल्पिंग वर्ब, और नेगोशिएटिंग आ गई इसकी मेन वर्ब। द अल्टरनेटिव बिटवीन चित्त, अल्टरनेटिव का मतलब विकल्प, ये चित्त का विकल्प है। द मीनिंग, अब यहां के बाद में द मीनिंग सीकिंग, अर्थ निकालते हुए, एंड रूल मेकिंग सुपर ईगो, एंड द फ्रूडियन आईडी बिकम्स, अब देखो यहां पर ये आईडी है ना, फ्रूडियन की आईडी एक सब्जेक्ट हो गया, और बिकम्स बन जाती है, ये एक वर्ब हो गई। द ट्रांसेंडेंट आनंद, ट्रांसेंडेंट का मतलब उत्कृष्ट, सबसे अच्छा आनंद बन जाता है। द सुप्रीम ब्लिस, सुप्रीम यानी भगवान का आशीर्वाद, ब्लिस का मतलब आनंद, द सुप्रीम आनंद ऑफ यूनियन, अब यहां पर सुप्रीम आनंद ही एक सब्जेक्ट हो गया है, ऑफ यूनियन विद कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। अब इसको मैं, क्योंकि यहां पर वर्ब नहीं है इसलिए हम इसको सब्जेक्ट भी नहीं बताएंगे, क्योंकि वर्ब भी नहीं है यहां पर, जहां वर्ब नहीं है वहां सब्जेक्ट नहीं होता है, तो इसको हम फिर फ्रेज कहेंगे। हम प्रत्येक वर्ब के साथ मैंने एक वर्ब लगा दी, प्रत्येक सब्जेक्ट के साथ एक वर्ब लगा दी है। इन फ्रूडियन टर्म्स, फ्रूडियन के कहने के अनुसार, इन द हीट ऑफ द इलेक्ट्रोल फ्रे, इन द हीट ऑफ द इलेक्टोरल फ्रे का मतलब होता है झगड़ा, इलेक्ट्रोकल फ्रे, द ईगो एंड द सुपर ईगो, अब ये दोनों सब्जेक्ट हो गए, ईगो एंड सुपर ईगो तो सब्जेक्ट हो गए, हैव टेकन इसकी वर्ब हो गई।
हैव टेकन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एक बैक सीट, पीछे की तरफ चले जाते हैं, अनट्रामेल्ड टू द अनट्रामेल्ड आईडी। अनट्रामेल्ड आईडी का मतलब क्या होता है, ट्रामेल्ड का मतलब होता है रोंद देना, ट्रामेल्ड, और अनट्रामेल्ड का मतलब सुरक्षित हो जाना, कोई नहीं रोनता उनको, ऐसी आईडी बन जाते हैं। विच इज, अब यहां पर विच एक सब्जेक्ट हो गया, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, और इज इसकी एक वर्ब है, जो है व्हाट वी आर विटनेसिंग। विटनेस का मतलब हम जिसकी गवाही देते हैं, वो ऐसी चीज है इन द कंटेस्ट यानी झगड़ा फॉर द यूएस प्रेसिडेंसी। इस तरह का यूएस प्रेसिडेंट के लिए झगड़ा है, क्योंकि दो आदमी खड़े हो रहे हैं। हाउएवर, फिर भी, हाउएवर कम्स, हुएवर कम्स, देखो हु यानी कौन भी, कोई भी, कम्स यानी आता है। अगर यूएस में कोई भी प्रेसिडेंट आता है टू ऑक्यूपाई द व्हाइट हाउस पर कब्जा करने के लिए, इट रिलेटिव प्रोनाउन है और इज इसकी वर्ब है, तो वह है टू बी होप्ड, उसको उम्मीद है, दैट देयर विल बी नो लूजर्स, तो ऐसी उसको उम्मीद होगी कि वो नुकसान में नहीं जाएगा। एज द ईगो वंस अगेन री एसर्ट्स, अब ये जो री एसर्ट्स का मतलब होता है, एसर्ट यानी दावा, और री एसर्ट का मतलब होता है फिर से एक बार दावा। एज द ईगो, अब यहां पर जो दो दी ईगो है, यही सब्जेक्ट है इसका। वंस अगेन रीएसर्ट, फिर से दावा करता है, द रूल ऑफ द सुपर ईगो, कि जो सुपर ईगो का जो रूल है, रूल राजा बन के काम करना, उसको रूल बोलते हैं। एंश्योरिंग करते हुए दैट द प्रेसिडेंसी प्रेजेंट्स, अब यहां पर प्रेसिडेंसी इज ए वर्ब, सब्जेक्ट सॉरी, एंड रिप्रेजेंट्स बताता है, एक वर्ब है। नॉट ए सेक्टेरियन सेपरेशन, सेक्टेरियन किसको कहते हैं, जो एक धर्म का पक्ष में होता है उसको सेक्टेरियन कहते हैं, और सेपरेशन का मतलब अलग अलग, बिटवीन अपोजिंग कैंप्स, दोनों कैंप में, बट ए होलनेस, लेकिन जो एक होलनेस ऑफ द बॉडी पॉलिटिक, जो राजनीतिक है वो, इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब आ चुका है। द पॉलिटिकल पैशंस, अब यहां पर जो पॉलिटिकल पैशंस है, तो पैशंस इसका सब्जेक्ट हो गया है, ऑफ द आईडी एक्सपांडेड, एक्सपांडेड वर्ब की थर्ड सेकंड फॉर्म है। द वार क्राई, जो वार का चिल्लाना, ऑफ ए मागा माइट येट गेट, तो दीवार का दीवार क्राई, इसमें अगर आप देखेंगे तो क्राई एक सब्जेक्ट है एक्चुअली, जो चिल्लाना है ना, ऑफ मागा माइट येट गेट, अब ये जो गेट है ये इसकी वर्ब है। इस चिल्लाने को मिलता है ए न्यू इटेरेशन, इटेरेशन का मतलब होता है दोहराना, एक नया दोहराना मिलता है। मेक एंगर गो अवे, इसलिए कहते हैं कि एंगर को मेक जाने दो, मेक यानी बना दो, ये मेक वर्ब है। एंगर, मेक एंगर, एंगर इज सब्जेक्ट है। अब यहां नियम ही बदल गया है, मेक पहले आया है, एंगर बाद में आया, तो ये एक ऑर्डर बन गया है कि मेक एंगर, एंगर को जाने दो, गो अवे फिंगर्स क्रॉस्ड, और फिंगर्स क्रॉस्ड का मतलब दोस्ती कर लो आपस में। फिंगर्स क्रॉस्ड, फिंगर्स एक सब्जेक्ट है, अंगुलियां, और क्रॉस्ड का मतलब
आपस में मिल जाना एक वर्ब है। तो इस तरह से एक टॉपिक था ये, हमने पढ़ा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब को हमने पहचाना है, इंग्लिश टू हिंदी अखबार को पढ़ा है। बहुत जगह बड़ा टिपिकल स्थिति भी था, आज बड़ा टफ था वैसे सब्जेक्ट, इसमें कोई नो डाउट। आज का टॉपिक थोड़ा सा टफ था, लेकिन फिर भी हमने इसके सब्जेक्ट प्लस वर्ब को आइडेंटिफाई कर दिया है। लेकिन इस तरह से हम अगर सब्जेक्ट और वर्ब को पहचानते रहेंगे तो हम एक दिन कामयाब हो जाएंगे, ऐसा हमारा मानना है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।